नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। एक ऐसी रात की जहां एक कॉल ने पुलिस को हिलाकर रख दिया और अगले ही दिन वही कॉल एक खौफनाक सच्चाई में बदल गई। तारीख थी 17 सितंबर 2025, रात के करीब 11 बजे। मुरादाबाद के पुलिस कंट्रोल रूम में अचानक एक घबराई हुई आवाज गूंजी। साहब, मेरी जान को खतरा है। गांव के ही शोभार और उसके दोनों बेटे गौरव और कपिल मेरे पीछे पड़े हैं। मैं किसी तरह अंधेरे में छिपा हूं। प्लीज जल्दी आइए, नहीं तो वो मुझे खत्म कर देंगे। कॉल सुनते ही कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई। तुरंत यूपी 112 की गश्ती टीम को भेजा गया। लोकेशन थी मोड़ा तैया गांव का कब्रिस्तान, जो अगवानपुर से पाकबड़ा की तरफ जाने वाले बाईपास के किनारे पर था। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। हवा तक रुक गई थी। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी बार बार घूम आई गई। हर झाड़ी, हर कोने में तलाश की गई, मगर कोई नहीं मिला। टीम ने उसी नंबर पर वापस कॉल किया। फोन बजा, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। कुछ देर तलाश के बाद जब कोई सुराग नहीं मिला, तो पुलिस ने सोचा कि शायद किसी ने नशे में प्रैंक कॉल कर दी है। मामला हल्के में लेते हुए टीम लौट गई, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वही कॉल अगले दिन एक डरावने सच की गवाही देने वाली थी। 18 सितंबर की सुबह करीब 8 बजे थाना पाकबड़ा में फिर एक कॉल आई। आवाज घबराई हुई थी। साहब, कब्रिस्तान के पास एक खून से लथपथ लाश पड़ी है। खबर मिलते ही थाना प्रभारी योगेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके की ओर भागे। बाईपास के किनारे कब्रिस्तान के पास भीड़ जमा थी। लोग कुछ कहने से कतरा रहे थे। पुलिस के पहुंचते ही लोग रास्ता छोड़ने लगे और सामने जो नजारा था उसने सबको सन्न कर दिया। जमीन पर एक लाश पड़ी थी। खून अब भी सूखा नहीं था। चेहरे और सिर पर गहरी चोटों के निशान थे, जैसे किसी भारी चीज से बार बार मारा गया हो। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बेरहमी से कुचल दिया हो। एसएचओ योगेश कुमार ने शव को गौर से देखा, लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा था। आसपास के लोगों से पूछा गया, किसी ने इस आदमी को देखा है? सबने सिर हिला दिया। नहीं साहब, हम नहीं जानते। अब पुलिस को शक हुआ कि हत्या कहीं और हुई और शव यहां फेंका गया। चारों तरफ जांच शुरू हुई। हर झाड़ी, हर पेड़, हर निशान को देखा गया, और तभी झाड़ियों के बीच कुछ चमका। एक मोबाइल फोन, वही मोबाइल जिसने सबकी सोच बदल दी। तत्काल उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया। सूचना मिलते ही एएसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह और सीओ राजेश कुमार अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पूरे इलाके को घेराबंदी में लिया गया। फॉरेंसिक टीम को तुरंत बुलाया गया और हर इंच की बारीकी से जांच की गई। खून के निशान, मिट्टी पर पड़े पैरों के निशान, यहां तक कि झाड़ियों में फंसे कपड़ों के टुकड़े तक, सब कुछ इकट्ठा किया गया। सारे सबूतों को सील कर लिया गया। पंचनामा तैयार हुआ और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। कुछ ही घंटों में लाश की पहचान हो गई। मृतक का नाम था योगेश कुमार, उम्र सिर्फ 20 साल, जो गुरट्ठा गांव का रहने वाला था। वही योगेश जिसने पिछली रात पुलिस को कॉल करके कहा था, साहब, मेरी जान को खतरा है। अब सब कुछ जुड़ने लगा था। शाम होते होते योगेश का पोस्टमार्टम पूरा हो गया और जो रिपोर्ट आई उसने सबको हिला दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, पहले योगेश का गला दबाया गया, फिर किसी भारी चीज से सिर को बुरी तरह कुचल दिया गया। मौत बेहद दर्दनाक और क्रूर थी, जैसे किसी ने उसे धीरे धीरे खत्म किया हो। ये सुनते ही योगेश के घर में कोहराम मच गया। मां बाप बिलखने लगे। भाई उमेश का रो रो कर बुरा हाल था। पूरे गांव की आंखें नम थीं और गुस्सा उबल रहा था। उमेश ने तुरंत थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाई। आरोपी थे गांव के ही शोभाराम और उसके 2 बेटे गौरव व कपिल। उसने कहा, इन्हीं तीनों ने मेरे भाई को मारा है, इन्हीं से उसका झगड़ा था। पुलिस ने तुरंत नामजद रिपोर्ट दर्ज की और मामला दर्ज हुआ। बीएनएस की धारा 103, 1 और 3, 2वीं और एससी एसटी एक्ट के तहत उसी वक्त तीनों आरोपियों शोभाराम, गौरव और कपिल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। जैसे ही इनकी गिरफ्तारी की खबर फैली, मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल खुद थाने पहुंच गए। उनका अंदाज साफ था, या तो सच निकलेगा या सच्चाई निकलवाई जाएगी। पूछताछ रूम में तीनों बैठे थे
और हर सवाल के साथ माहौल और भारी होता जा रहा था। शोभाराम ने टूटती आवाज में कहा, सर, हम निर्दोष हैं। हमारा योगेश से कोई झगड़ा नहीं था। ना वो हमारे घर आता था, ना हम उसके। गांव वाले सब जानते हैं। घटना वाली रात हम घर पर थे, खाना खाया, थोड़ा बाहर टहले और सो गए। सर, हमें किसी ने फंसा दिया है। हम तो गरीब लोग हैं, मुकदमा लड़ने के भी पैसे नहीं हैं। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। इतना कहकर वह चुप हो गया। फिर उसका बेटा गौरव बोला, सर, उस रात मेरे फोन पर एक अजीब कॉल आई थी। जैसे ही मैंने उठाया, सामने वाले ने तुरंत फोन काट दिया। शायद वही कोई ट्रैप था। आप चाहे तो कॉल की डिटेल निकलवा लीजिए। हमें पूरा यकीन है कि कोई हमें फंसाने की साजिश कर रहा है। गौरव की बात सुनकर एसएसपी सतपाल अंतिल का चेहरा पल भर में गंभीर हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया था। उन्होंने तुरंत साइबर सेल को आदेश दिया, अभी के अभी उस कॉल की पूरी डिटेल निकलवाओ। कुछ ही मिनटों बाद रिपोर्ट सामने थी, और जो सच निकला उसने सबके होश उड़ा दिए। वो कॉल जिस नंबर से गौरव को आई थी, दरअसल वही नंबर मृतक योगेश का था। यानी कि जिस रात योगेश की हत्या हुई, उसी की मौत के बाद उसी के मोबाइल से किसी ने कॉल की थी। ये खुलासा किसी बम से कम नहीं था। अब पुलिस के लिए साफ हो गया कि हत्या करने वाले लोग सिर्फ बेरहम नहीं, बल्कि चालाक भी थे। उन्होंने योगेश का फोन इस्तेमाल कर झूठी दिशा में जांच को मोड़ने की कोशिश की थी। एसएसपी सतपाल अंतिल ने तुरंत थाने में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। आदेश मिलते ही टीमें एक्टिव हो गईं। सभी मुखबिरों को सूचना जुटाने का काम सौंपा गया। आसपास के हर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाने लगा। रात दर रात पुलिस ने घंटों बैठकर फुटेज को फ्रेम दर फ्रेम एनालाइज किया, और तभी एक वीडियो में सबकी नजरें थम गईं। घटनास्थल से कुछ ही दूर 3 लोग एक बाइक पर जाते नजर आ रहे थे। वो फुटेज शायद पूरे केस की सबसे बड़ी क्लू थी। पुलिस ने बाइक का नंबर ट्रेस किया और कुछ घंटों में उसका मालिक ढूंढ निकाला। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया, ये बाइक मैंने कुछ दिन पहले पाकबड़ा कस्बे के मोहल्ला सैनियों वाला मंदिर के पास रहने वाले मनोज नाम के आदमी को बेची थी। वो इस वक्त राजेश दिवाकर के मकान में किराए पर रहता है। बस फिर क्या था। पुलिस टीम तुरंत मनोज के किराए के घर पर पहुंची, लेकिन वहां ताला लटका मिला। पड़ोसियों ने बताया, मनोज तो कुछ दिन पहले ही यहां से भाग गया था। अब मामला और दिलचस्प हो गया था। पुलिस ने आसपास के लोगों से मनोज के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला कि कुछ समय पहले तक वो पास के गांव गुरठा में नाई की दुकान चलाता था, लेकिन मनोज का स्वभाव झगड़ालू और आपराधिक था। आए दिन किसी न किसी से भिड़ जाता था। बाद में उसने दुकान बंद कर दी और मकानों की रंगाई पुताई के ठेके लेने लगा। जांच में यह भी सामने आया कि योगेश उसी मनोज के लिए काम करता था, मजदूरी करता था, उसके साथ काम पर जाता था। यानी कि अब पुलिस को पहली बार एक स्ट्रॉन्ग लिंक मिल चुका था, योगेश और मनोज के बीच सीधा कनेक्शन। अब सबकी निगाहें मनोज पर थीं। पुलिस ने मनोज की तलाश में मुरादाबाद से लेकर आसपास के जिलों तक छापेमारी की, लेकिन हर बार वो चकमा देकर फरार हो जाता था। ऐसा लग रहा था कि उसे पुलिस की हर मूवमेंट की जानकारी पहले से मिल रही थी। फिर 21 सितंबर 2025 की शाम पुलिस ने हुड्डा तिराहे पर एक नाका लगाया। हर वाहन की चेकिंग हो रही थी। तभी दूर से एक बाइक तेज रफ्तार में आती दिखाई दी। बाइक पर 2 संदिग्ध सवार थे। जैसे ही पुलिस ने रुकने का इशारा किया, उन्होंने स्पीड और बढ़ा दी। पुलिस ने पीछा किया, सायरन बजने लगे, सड़क पर चीखती टायरों की आवाज गूंज उठी। तभी मोड़ पर बाइक फिसल गई और दोनों सवार गिर पड़े, लेकिन गिरने से पहले ही दोनों ने छलांग लगा दी। पुलिस पास पहुंची ही थी कि अचानक उनमें से एक ने बंदूक निकालकर फायर कर दिया। गोली की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। पुलिस ने जवाबी फायर किया। हवा में गूंजती आवाजें, धूल का गुब्बार और एक तरफ जमीन पर तड़पता हुआ शख्स। पुलिस की गोली हमलावर की टांग में जा लगी थी। वो दर्द से चिल्लाया। बाकी पुलिसकर्मी दौड़कर मौके पर पहुंचे। इलाके को घेर लिया गया और आखिरकार पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया। जब उन्हें थाने लाया गया और अफसरों ने नाम पूछा तो सन्नाटा छा गया। एक ने कहा, मेरा नाम मनोज है, मोहल्ला सैनियों वाला मंदिर, थाना पाकबड़ा। दूसरा बोला, मेरा नाम मंजीत है, मैं एकता कॉलोनी मझोला में रहता हूं। लेकिन जैसे ही पुलिस ने फाइलें चेक की, सबकी निगाहें ठहर गईं। वहीं मनोज,
जिसे पाकबड़ा पुलिस महीनों से ढूंढ रही थी, वही निकला इस मर्डर केस का मेन विलेन। मुठभेड़ में गोली लगने से मनोज घायल हो चुका था, इसलिए उसे तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया, जबकि मंजीत को थाने लाकर पूछताछ शुरू की गई। एसएसपी सतपाल अंतिल खुद इस केस की कमान संभाल चुके थे। जब उन्होंने दोनों से पूछताछ की तो मनोज के मुंह से निकली सच्चाई ने सबको हिला दिया। उसने कहा, मैंने योगेश को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड स्वाति को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। ये सुनकर वहां मौजूद हर अफसर कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। एक लड़की के प्यार में इतना जुनून कि किसी की जान तक ले ली जाए। 22 सितंबर 2025 को एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरी कहानी का खुलासा किया। सामने आई एक ऐसी ट्विस्टेड लव स्टोरी जिसने पूरे मुरादाबाद को हिलाकर रख दिया। एक मासूम प्रेम कहानी जो धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदल गई और फिर मर्डर तक पहुंच गई। कहानी की शुरुआत होती है मुरादाबाद दिल्ली हाईवे से करीब 10 किलोमीटर दूर बसे कस्बे पाकबड़ा से। इसी एरिया के गांव गुरट्ठा में मनोज किराए पर रहता था। असली घर उसका बदायूं जिले के गांव खेड़ादास में था, लेकिन वहां उसका नाम अपराध की लिस्ट में दर्ज था। लूट, हत्या और न जाने कितने केस। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए वो भागकर पाकबड़ा में आकर बस गया। यहां उसने अपनी पहचान बदल ली, राजेश दिवाकर नाम के आदमी के मकान में रहने लगा और एक छोटे से सैलून में बाल काटने का काम शुरू किया। वहीं से उसकी नजर पड़ी शोभा राम की बेटी स्वाति पर। शोभा राम की एक छोटी सी परचून की दुकान थी और स्वाति अक्सर वहां अपने पिता की मदद के लिए बैठ जाती थी। मनोज जब भी उसे दुकान पर देखता, किसी न किसी बहाने से वहां पहुंच जाता। कभी तेल लेने, कभी साबुन, कभी बस यूं ही मुस्कुराने। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ा और स्वाति उस शातिर मुस्कान के जाल में फंस गई। मनोज चालाक था, बातों में मीठा और दिल में खतरनाक इरादे। मनोज, जो मोहल्ले की एक छोटी सी सैलून चलाता था, अपने काम में माहिर और बातों में दिल जीत लेने वाला लड़का था। वहीं स्वाति, जो अक्सर अपने घर के काम निपटाकर उसी सैलून में चली आती थी। शुरुआत में बस हल्की फुल्की बातें, फिर मुस्कुराहटें, और देखते ही देखते दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता पनपने लगा। प्यार इतना गहरा हुआ कि एक दिन उन्होंने अपनी हसरतें भी पूरी कर लीं। स्वाति तो अब मनोज के प्यार में ऐसी दीवानी हो चुकी थी कि वो हदें पार करने लगी। रात में वो अपने परिवार के खाने में नींद की गोलियां मिला देती ताकि सब गहरी नींद में डूब जाएं, और जब घर में सन्नाटा छा जाता तब वो मनोज को बुला लेती। पूरी रात दोनों प्यार की दुनिया में खोए रहते और सुबह होने से पहले मनोज चुपचाप अपनी दुकान पहुंच जाता। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। एक दिन यह राज घर वालों के सामने आ गया। स्वाति के भाई गौरव ने उसे बुरी तरह पीटा और घर से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी लगा दी। उसके बाद उन्होंने मनोज को भी सबक सिखाया। पूरे गांव के सामने उसे मारा और कहा, या तो यहां से दुकान बंद कर और चला जा, वरना अंजाम बुरा होगा। डर और बेइज्जती के बाद मनोज ने दुकान बंद कर दी। अब वह रंगाई पुताई का काम करने लगा। काम की कमी नहीं थी और इसी बीच उसकी मुलाकात योगेश से हुई, जो उसी के साथ काम करता था। मनोज अब स्वाति से मिलने के लिए योगेश के घर के बहाने आने लगा। दोनों का रिश्ता अब छुपे छुपे फोन कॉल्स पर टिका था। रात दिन बातें होतीं, मगर दिलों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। स्वाति को घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं थी, लेकिन उसका मन अब बगावत पर उतर आया था। एक दिन उसने मनोज से कहा, क्यों ना तुम मेरे पापा और भाइयों को खत्म कर दो ताकि हम हमेशा के लिए साथ रह सकें। मनोज यह सुनकर चौंक गया। उसने कहा, नहीं स्वाति, इतना खून खराबा नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा प्लान बनाऊंगा जिससे सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाएगा। फिर शुरू हुआ एक डेंजरस गेम। मनोज ने क्राइम सीरियल्स देखकर एक ऐसा प्लान बनाया जिससे असली गुनाहगार कोई और लगे। उसने कहा, हम किसी और की हत्या करेंगे, किसी गांव वाले की, और उस मर्डर का आरोप तुम्हारे पिता शोभाराम और भाइयों गौरव कपिल पर डाल देंगे। जब वो जेल चले जाएंगे तब कोई हमें रोक नहीं पाएगा। स्वाति ने भी हामी भर दी। दोनों के बीच एक शैतानी खामोशी पसर गई। अब प्यार ने अपनी शेप बदल ली थी, इश्क से ऑब्सेशन और ऑब्सेशन से क्राइम तक।
इस प्लान में मनोज ने अपने ममेरे भाई मंजीत को भी शामिल कर लिया। मंजीत थाना मझोला की एकता कॉलोनी में रहता था। वहीं उसका साथी मनोज, जो रंगाई पुताई का काम करता था, उसका सबसे करीबी दोस्त था। दोनों का उठना बैठना, काम पर जाना, यहां तक कि खाना पीना भी साथ होता था। और इन्हीं पलों में एक तीसरा नाम भी जुड़ा था, योगेश। गुरेठा गांव का सीधा सादा गरीब परिवार का लड़का, काम में ईमानदार, लेकिन एक बड़ी कमजोरी, शराब। मनोज ने कई बार देखा था कि योगेश जब भी काम से लौटता नशे में धुत होता। उसे उसके रास्ते का पूरा पता था। गांगन नदी किनारे से होते हुए वो हर शाम अपने गांव लौटता था। धीरे धीरे मनोज के दिमाग में एक प्लान तैयार हुआ। एक ऐसा प्लान जो योगेश की सांसें तक छीन लेगा। 17 सितंबर 2025 की शाम मनोज और मंजीत दोनों गांगन नदी के किनारे घात लगाकर बैठे थे। उन्हें योगेश का इंतजार था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, उनके इरादे भी काले होते गए। शाम करीब 7 बजे दूर से साइकिल की घंटी बजी। योगेश आ चुका था। मनोज ने उसे रोका और मुस्कुराते हुए बोला, भाई, आज पेमेंट मिली है, आज पार्टी तेरी तरफ से। योगेश थोड़ा हंसा और बोला, मेरे पास तो बस आधा क्वार्टर है यार। मनोज ने चालाकी से कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा और ले लेते हैं, तीनों मिलकर एंजॉय करेंगे। योगेश तैयार हो गया। तीनों दिल्ली हाईवे की ओर निकल पड़े। मंगूपुरा पेट्रोल पंप के पास देसी शराब का ठेका पड़ा था। मनोज ने पैसे दिए, मंजीत ने बोतलें उठा लीं। अब रास्ता एमडीए कॉलोनी से होता हुआ महाकालेश्वर मंदिर और फिर हर्बल पार्क की ओर मुड़ा। सुनसान इलाका, जहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। वहीं उन्होंने एक जगह बैठकर शराब खोल ली। मनोज ने योगेश को पैसे दिए, जा यार, थोड़ा नमकीन ले आ। जैसे ही योगेश गया, मंजीत ने 3 डिस्पोजल ग्लास निकाले और पैक तैयार करने लगा। तभी मनोज ने बैग खोला और अंदर से निकाला नींद की गोलियों का पूरा पत्ता। उसने एक ग्लास में 7 गोलियां डाल दीं, उंगली से हिलाया ताकि कोई शक न हो। थोड़ी देर में योगेश लौट आया, नमकीन लेकर। मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो जल्दी पी लेते हैं, रास्ते पर लोग आते जाते रहते हैं। योगेश ने बिना कुछ सोचे पूरा ग्लास एक ही सांस में खाली कर दिया। पहली चुस्की के बाद दूसरी भी पिलाई गई, थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग। अब योगेश की आंखें भारी होने लगीं, कदम लड़खड़ाने लगे। कुछ ही मिनटों में वो पूरी तरह नशे में डूब गया। मनोज ने उसे संभाला और बाइक पर बैठाया। मंजीत उसकी साइकिल लेकर पीछे पीछे चला। करीब 1 किलोमीटर आगे, जहां सड़क के दोनों ओर घना अंधेरा था, वहां दोनों रुके। उन्होंने योगेश को धीरे से जमीन पर उतारा। उसके होंठ अब भी हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मनोज ने नीचे की तरफ देखा। गांगन नदी काली लहरों के साथ बह रही थी। मंजीत ने योगेश की साइकिल उठाई और बिना कुछ बोले नदी में फेंक दी। आवाज आई छपाक, और साइकिल गायब। दोनों वापस लौटे, जहां योगेश अब भी बेहोशी में पड़ा था। उस रात की हवा में सिर्फ सन्नाटा नहीं, साजिश की गंध भी घुली थी। योगेश अब पूरी तरह नशे में था। उसकी आंखों में धुंध और शरीर में जान नाम की चीज बाकी नहीं थी। मनोज ने अपनी बाइक स्टार्ट की। मंजीत पीछे बैठा और बीच में योगेश को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई बोझ उठा रहा हो। बाइक 0 पॉइंट पुल के नीचे से बागड़ के रास्ते निकली और धीरे धीरे मोड़ा तैया गांव के पास कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगी। आसमान में चांद आधा था और जमीन पर 3 परछाइयां, जिनमें से एक अब अपनी आखिरी सांसों की ओर बढ़ रही थी। कब्रिस्तान के पास पहुंचकर बाइक रुकी। मनोज ने योगेश को नीचे उतारा। वह लड़खड़ाया और सीधे मिट्टी पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ खोजने की कोशिश कर रही थीं। भाई, क्या हुआ? क्यों लाए यहां? उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में मिला मनोज का ठंडा चेहरा। मनोज ने झपट्टा मारा और योगेश को जमीन पर दबोच लिया। दोनों हाथों से उसे जकड़ते हुए बोला, मंजीत, वहीं पास में ईंट पड़ी है, उठा और इसका काम तमाम कर दे। मंजीत के हाथ कांप गए। उसने हिचकिचाते हुए कहा, भाई छोड़ दे, बहुत नशे में है ये। मगर मनोज की आंखों में ऐसी नफरत थी जैसे इंसानियत खत्म हो चुकी हो। उसने फिर गरज कर कहा, उठा ईंट, खत्म कर इसे। मंजीत ने झुककर ईंट उठाई और पूरे जोर से योगेश के सिर पर दे मारी। एक तेज आवाज आई, धप। खून की धार बह निकली।
योगेश दर्द से तड़पते हुए चीखा, मुझे क्यों मार रहे हो? पर वो इतना बेसुध था कि खुद को बचा नहीं सका। मनोज ने जब देखा कि वो अभी भी हिल रहा है तो उसने दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया। कुछ ही पलों में योगेश की हरकतें थम गईं और वहां सिर्फ मौत की खामोशी रह गई। अब शुरू हुई कहानी के सबसे खतरनाक मोड़ की डिसेप्शन प्लान। मनोज ने जेब से योगेश का मोबाइल निकाला और तुरंत अपनी प्रेमिका स्वाति को कॉल किया। उसकी आवाज में डर नहीं था, चालाकी थी। बोला, मुझे तेरे भाई गौरव का नंबर भेज दे। स्वाति ने बिना कुछ पूछे नंबर भेज दिया। मनोज ने वही मोबाइल लिया और गौरव को कॉल किया, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई। गौरव ने दोबारा कॉल बैक किया, इस बार भी सन्नाटा। फिर मनोज ने खेल का सबसे खतरनाक कार्ड खेला। योगेश के मोबाइल से पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल लगाया और खुद को योगेश बताकर बोला, मैं योगेश बोल रहा हूं। गांव के शोभाराम और उनके बेटे गौरव और कपिल मुझ पर हमला कर रहे हैं। मैं किसी तरह बचकर बात कर रहा हूं। मैं मोड़ा तैया गांव के कब्रिस्तान के पास हूं। कॉल खत्म होते ही मनोज ने मोबाइल फेंक दिया। कुछ ही देर में पुलिस की पीआरवी वैन कब्रिस्तान की तरफ पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। सन्नाटा, मिट्टी और कुछ ताजा खून के निशान, पर इंसान का कोई नामो निशान नहीं। पुलिस वापस लौट गई और उधर मनोज व मंजीत बाइक पर बैठकर रात के अंधेरे में गुम हो गए। पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जोड़नी शुरू की और आखिरकार मनोज की प्रेमिका स्वाति तक पहुंच गई। पूछताछ में स्वाति टूट गई। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। बताया कैसे उसने मनोज की मदद की, कैसे साजिश रची गई और कैसे सब कुछ झूठ के जाल में बुना गया। 22 सितंबर 2025 सोमवार का दिन पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। मनोज, मंजीत और स्वाति, 3 नाम, 3 चेहरे और एक ही जुर्म। अदालत के आदेश पर तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।